और किसी का डाउट हो? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज फ्रॉम सिरसा हरियाणा। और आज हम सॉल्यूशन वाले लेसन के अंदर जो भी हमने मिस किया था, जो भी छोड़ दिया था, उसी को हम पूरा करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हम पढ़ चुके थे वो स्लाइडें नहीं पढ़ने वाले हैं, उसके बाद की स्लाइडें जो हमने छोड़ दी थी वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। नॉन आइडियल आइडियल हो चुका है। ठीक है, एजियोट्रोप, दैट इज द क्वेश्चन, एजियोट्रोप। ठीक है, उससे पहले हमने ये किया था नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन के बीच में कि एक का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, नॉन आइडियल्स में, और एक का डाउन हो जाएगा। नेगेटिव डेविएशन में कम हो जाता है, पॉजिटिव डेविएशन में बढ़ जाता है। तो डेविएशन में बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली मोलिकुलर फोर्स कम हो रही है। तो पॉजिटिव में वेपर प्रेशर बढ़ता है बट मोलिकुलर फोर्स तो डाउन ही होती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज मत हो जाना, उनके डिफरेंसेस को उल्टा मत लिख देना। ठीक है, और ये पेपर जनरली बोर्ड में आता है। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? अब आगे बढ़ते हैं। एजियोट्रोप। एजियोट्रोप क्या होते हैं? एजियोट्रोप कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को बोलते हैं। एक लाइन में आंसर है, एक लाइन में। ठीक है, एक लाइन भी नहीं, तीन चार वर्ड्स है। कांस्टेंट, कलर बदलते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट बॉइलिंग, बॉइलिंग मिक्सचर। बताओ भाई, इसका मीनिंग किस किस को समझ में आया? इसका मीनिंग समझ में आ गया तो समझ लेना कि एजियोट्रोप हो गया। दैट्स इट। सर इसका मतलब ये है कि मतलब बॉईल करते हुए भी दोनों मिक्सचर का कंपोजिशन सेम है। हाँ, पर क्या ऐसा हो सकता है? दो चीजें, कोई भी दो चीजें जो प्योर फॉर्म में हो, उनका बॉइलिंग पॉइंट कभी भी सेम नहीं हो सकता। मैं कहूँ पानी का और एथेनॉल का, मैथेनॉल का, पेट्रोल का, डीजल का, या किसी भी अदर चीज का, क्या पानी के साथ में बॉइलिंग पॉइंट सेम हो सकता है क्या? नो सर। नो नहीं हो सर। सकता। ये कह रहा हो सकता है, यही है जियोट्रोप है, बस इतनी सी बात है। अब कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है ना? दोनों चीजों का अलग है तो अलग ही रहेगा ना। तो मिक्सचर मिक्स होने के बाद सेम कैसे हो सकता है? दैट इज द क्वेश्चन। समझ रहे हो? सही नियरली देखते हैं। नहीं 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 नहीं, नियरली नहीं है बेटा, ये पक्का पक्का बराबर हो जाता है। नियरली होता ही नहीं है, पक्का बराबर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलते हैं। एक ही टेम्परेचर पर बॉईल होकर हवा में उड़ने वाले मिक्सचर, इनको अलग बड़े जबरदस्त वाले तरीके से करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, सिंपल नॉन, सबसे पहले तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। डेफिनेटली लार्ज डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट लॉ से, कैन नॉट बी प्योरिफाइड बाय डिस्टिलेशन। तो ये पॉइंट्स हैं कि ये नॉन आइडियल है। ठीक है, रेड पेन लेते हैं। ठीक है, ये नॉन आइडियल है। दूसरी बात, लार्ज डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट लॉ से। ठीक है, और कैन नॉट बी प्योरिफाइड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, ए सॉल्यूशन एट सर्टेन कंपोजिशन, एट सर्टेन कंपोजिशन, ये याद रखने वाली बात है। एट सर्टेन कंपोजिशन which continue to boil at constant temperature without change in the composition of the solution। सॉल्यूशन की कंपोजिशन नहीं बदलती, तो इसको हम ऐसे लेते हैं। वैसे ये अच्छी बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वाइन शराब पीना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, बट मैं यहाँ पे एग्जाम्पल वैसा सा ही कुछ लूंगा। ठीक है, बी प्योरली आइडियल। देखिए, मैं अपने आप के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो कर देता हूँ। जिसको कहते हैं ना कि एक टीचर कैसा होना चाहिए? आइडियल होना चाहिए, शराब ना पीता हो, बकवास ना करता हो, फालतू की बुरी बातें ना बोलता हो। बहुत सारे आपने टीचर्स देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, फालतू के अंदर इधर उधर की बातें बोलते हैं, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बच्चों में, है ना, मजाक करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वल्गर हो जाते हैं। तो मैं वैसा टीचर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं वैसे एग्जाम्पल्स भी नहीं देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स जो हम दे सकते हैं बच्चों को, जनरल लाइफ से एग्जाम्पल दे सकते हैं। सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, रुकना पड़ता है, हार्ड मेहनत करनी पड़ती है। आई एम नॉट ए कार्टून, आई एम नॉट ए पर्सन हु कैन लाफ यू, जो आपको हंसा सकता है। मैं वैसा पर्सन नहीं हूं। अगर आपको हंसना है तो कपिल शर्मा जैसे बहुत से शो आते हैं, और स्टैंड अप कॉमेडी भी बहुत से लोग करते हैं, तो आप वैसा देख सकते हैं। ठीक है, अपना टाइम पास करने के लिए। हम यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो डेफिनेटली हमें टू बी वेरी आइडियल। एक आइडियल समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें शराब नहीं होनी चाहिए। सरकार खुद शराब बेचती है, लेकिन फिर भी आइडियली हमें मोरली यही सिखाया जाता है कि शराब पीना हानिकारक होता है, वहां लिखा भी होता है स्पेशली। तो एज बीइंग ए टीचर, डेफिनेटली मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको अच्छी चीजें बताऊं, और ऐसी चीजों से आप लोग दूर रहें। इसका रीजन बताता हूं बेटा, जिंदगी जीने का तरीका। आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐश मत करो, एंजॉय मत करो, दैट इज नॉट द मैटर टू से। मैं कहता हूं फुल एंजॉय कीजिए, लेकिन एंजॉय तब करेंगे ना जब आप अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। पहला सुख निरोगी काया। किसी बीमार आदमी से पूछिए जिसको हाई लेवल की बीमारियां हो, शुगर हो अगर किसी को, तो वो बोलेगा भाई तुम बहुत हेल्दी हो, बहुत अच्छे हो, जो तुम शुगर चीजें खा सकते हो, उनको
भी डर लगता है, क्योंकि खाने के बाद उनकी बॉडी को तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। समझ रहे हो? जिसको हार्ट की बीमारी हो, बेचारा चल भी नहीं सकता, और हम लोग चल सकते हैं, भाग सकते हैं। तो सबसे पहला सुख तो हमारी बॉडी है। दूसरा सुख घर में माया। दूसरा सुख क्या होता है? घर में माया, मतलब पैसा होना चाहिए। पहला सुख आप सभी के पास है, आप बच्चे हैं अभी, आपकी बॉडी बहुत हेल्दी है, गलत कामों में मत पड़िए, हेल्थ रखिए, एंजॉय योरसेल्फ। लेकिन शराब और ये जितने भी नशे हैं, इनसे 100% बिल्कुल, कहते हैं ना, पॉइंटों में भी पास नहीं होने चाहिए। अगर कोई पास है तो उससे 100 कदम दूर रहिए। समझ गए? दूसरा सुख घर में माया। जिस माया के लिए, जिस पैसे के लिए हम लोग आज यहाँ पढ़ रहे हैं, वो पैसा आपको पढ़ाई से मिलेगा, मेहनत करने से मिलेगा, डेफिनेटली पढ़ाई से मिलेगा। तो डोंट वरी, एक स्टेप ऊपर उठ जाओगे। अगर दिल लगा के पढ़ लिया तो एक स्टेप अपनी फैमिली को ऊपर चले जाओगे। मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं तो आप फर्स्ट क्लास फैमिली के पास पहुंच जाएंगे, या सेकंड क्लास तो पक्का क्रॉस कर जाएंगे। इतना जरूर कर जाएंगे अगर अच्छे से पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली मैं ऐसे एग्जांपल्स नहीं लेना चाहूंगा, बट आपको एक चीज बता देता हूं, यहाँ पर शराब वाला एग्जांपल ही मैं लेने वाला हूं। उसमें क्या होता है, जनरली शराबी लोग कहते हैं कि पानी और शराब का रिश्ता बहुत गहरा है, बिना पानी मिलाए शराब नहीं पी जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना पानी के भी शराब पी जाते हैं, तो इस मामले में कोई शक नहीं है, ठीक है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। बट ज्यादातर शराबी यही बोलते हैं कि पानी और शराब मिक्स करके ही पिए जाते हैं, और उनका गहरा संबंध है। वो गहरा संबंध आपको एजियोट्रोप में दिखाई देगा। कैसे? अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सर्टेन लिमिट पे, एग्जाम्पल मुझे याद नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ आया तो मैं बता दूंगा आपको। सर्टेन लिमिट पर मान लो कि कितना है वो, मुझे शायद 95 के आसपास है, 95% पानी। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल पूरा करेक्ट नहीं है। 5% एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है सर? C2। 95% एथेनॉल होता है। 95% एथेनॉल होता है? हाँ। उल्टा है। इज दिस? मेरे को नहीं लग रहा। और वो 95 भी नहीं होता, पॉइंटों में कुछ होता है, 95 पॉइंट समथिंग और 4 पॉइंट समथिंग होता है। किसी को एग्जैक्ट एग्जांपल पता है तो बुक में देख के बता सकता है क्या? एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है। टीचर ने यही लिखा था। टीचर ने लिखवाया था तो मे भी बेटा ठीक हो, बट वो पूरा 95 नहीं होता, ये भी मेरे को पता है। रुको, मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, फिर आपको एग्जैक्ट। सर एनसीईआरटी में भी 95 इथेनॉल लिखा हुआ है। इथेनॉल लिखा हुआ है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बेटर है फिर तो एथेनॉल लिखा है तो फिर वही कर देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे एग्जाम्पल चाहिए, है ना, एग्जैक्ट एग्जाम्पल। 95 नहीं होता वो, 95 पॉइंट समथिंग होता है, और 4 पॉइंट समथिंग होता है। तो मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे एग्जाम्पल मिल गया तो। नहीं मिलेगा तो जो है अंदाजा हम लगाएंगे, ठीक है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, आइडियल, नॉन आइडियल, नहीं मिल रहा है मुझे, अभी तो नहीं मिल रहा है, जल्दी जल्दी तो नहीं मिलेगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर आपको एनसीईआरटी में आपने देख लिया तो हम इसको उल्टा कर देते हैं ना। तो 95% जो है वो एथेनॉल होता है, C2H5OH, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल, ठीक है, वाइन जो होती है, और 5% वाटर, इनका मिक्सचर। और ये पूरा नहीं होता, ये मैं कंफर्म हूँ, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है बेटा, और 95 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है, ठीक है। तो इस मिक्सचर को अलग आप कर ही नहीं सकते। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100% है, 100 डिग्री सेल्सियस है। और एथेनॉल का कितना होता है भाई? आपने एग्जांपल ओपन कर रखा है, तो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बताइए मुझे, कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल? मिला किसी को? 78.37 होता है जो मेरे को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एथेनॉल हैज बॉइलिंग पॉइंट 78.78, ठीक है, इसका होता है 78। अब ये भी मुझे कंफर्म तो नहीं है, बट जितना मिल रहा है 78 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है भाई? ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ बेटा, ठीक है। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, अब आपको क्या लगता है? ये दो तरह के एजियोट्रोप होते हैं, एक होता है मतलब लो वाला, एक हाई वाला होता है। हाईएस्ट एजियोट्रोपिक पॉइंट होते हैं, एक लोएस्ट एजियोट्रोपिक पॉइंट्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ज्यादा वाला है उससे भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है, किसका? एथेनॉल का, सॉरी जो मिक्सचर का। और जो कम वाला है उससे भी कम बन जाता है। तो देखो यहाँ पर 95% एथेनॉल है, तो 100 डिग्री से तो ऊपर नहीं जाएगा ये, क्योंकि 95% एथेनॉल है, तो एथेनॉल के आसपास ही रहना चाहिए ना बॉइलिंग पॉइंट। ये समझ में आ रहा है? यस तो इसका बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में एथेनॉल से भी डाउन चला जाता है। कितना चला जाता है अब ये भी मुझे याद नहीं है, बट मैं आपको गैस करके बता रहा हूँ। वो अप्रोक्सीमेट यू मान लो कि 77 डिग्री सेल्सियस हो जाता है मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप।
दैट इज नेम्ड एज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। मतलब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो जिसका कम था ना उससे भी कम चला गया, कम वाले से भी कम चला गया। समझ में आ गया? अब Yes, ये sir. बात तो पक्का है कि एथेनॉल का 78 है और वो 95% है एथेनॉल, तो भाई 100 से तो ऊपर नहीं जा सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं। पानी तो सिर्फ 5% है जिसका 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये नीचे ही जा सकता है। तो ये 77 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये हो गया एजियोट्रोप कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और इसका मतलब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 77 है, एथेनॉल का होता है 78, वाटर का होता है 100। दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद दोनों का इकट्ठा हो गया 77 पर, दोनों इकट्ठे बॉईल हो जाते हैं। आप इसे डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है, इसकी प्रोसेस ही अलग होती है इसको अलग करने की। समझ में आ गया एजियोट्रोप क्या है? बात खत्म हो गई, सिंपल। अब सर इसका ऐसा होता क्यों है? बेटा इनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है, तो आप यूं कह दो कि ये इस तरह से परफेक्टली अरेंज्ड हो जाते हैं। जैसे हम पानी में चीनी घोलते हैं तो आपको चीनी दिखाई देती है? नहीं देती, है ना? वैसे ही ये परफेक्टली मिक्स हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन में कोई फर्क ही नहीं रहता, यूं समझ लो। और ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं पूरे लिक्विड पर, थ्रू आउट द लिक्विड पर। जैसे पानी में चीनी डालने पर पूरी चीनी, पानी मीठा हो जाता है और चीनी का असर भी दिखाता है और पानी अपना असर भी दिखाता है, लाइक दैट इसके अंदर ये इतना मिक्स हो जाता है, इतनी दोस्ती हो जाती है इनकी कि ये एक ही हो जाते हैं। इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट का मतलब है सेम, दोनों का एक ही पॉइंट पर। ठीक है, इंटरनल रीजन मुझे नहीं पता है, थ्योरेटिकल रीजन बता रहा हूँ। ठीक है, मैथ और अगर सर इसके अंदर हाँ बेटा, सर कॉम्पोजिशन कांस्टेंट रहती है, सेम रहती इस कंपोजिशन पर ही ऐसा होता है। इस कंपोजिशन पर अगर आप इससे कम या ज्यादा कंपोजिशन करेंगे तो वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं। एक पर्टिकुलर कंपोजिशन होती है जिसपे वो बनता है, उससे कम या ज्यादा पर नहीं बनेगा। तो ओके इसी सर। मिक्सचर को इतने अमाउंट में 95 और 5 लेने पर ही, आप भले उसे 1 लीटर ले लें, 2 लीटर ले लें, लेकिन मिक्सचर की कंपोजिशन यही रहनी चाहिए, फिर वो कॉन्स्टेंटली 77 पर बॉईल होगा। ठीक है, ये है मिनिमम वाला। अब आगे बढ़ते हैं बेटा एजियोट्रोप्स में। एजियोट्रोप मैक्सिमम वेपर प्रेशर, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो गया तो भाई डेफिनेट सी बात है मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, वेपर तो बढ़ जाएगा ना, वेपर प्रेशर। व्हेन द लिक्विड इन द सॉल्यूशन डोंट हैव द केमिकल एफिनिटी टू ईच अदर, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। पॉजिटिव है मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, वही है ये। Their higher escape tendency increases the vapor pressure much more expected to the Raoultla. In many cases, the deviation are so extreme as lead to maximum in the curve. The point of the maximum vapor means that boiling point at this composition will be minimum and constant. जहां पर मैक्सिमम वेपर प्रेशर वाला पॉइंट होता है ना इस मिक्सचर का, जो हमने ऐसे किया था कि ये क्या बोल रहा है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम वेपर प्रेशर। तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर का मतलब है पॉजिटिव डेविएशन है, तो ये था, ठीक है, ये था ऐसे, लेकिन ये कर्व आया ऐसे। तो इस कर्व में जो मैक्सिमम वाला ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट के ऊपर वो, इस पॉइंट पर जो कंपोजिशन है, यहाँ ए है, ये ए का वेपर प्रेशर है, बी का है, और ये दोनों का मिक्सचर है। तो मान लो वो ये पॉइंट यहाँ आता है, या मान लो वो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ आता है, तो यानी बी इतना होना चाहिए और ए बहुत कम और बी बहुत ज्यादा, तब ये कंपोजिशन बनेगी कि वो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट बन जाए, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर बन जाए, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। यस बेटा, समझ में आ गया सबको? यस सर। ये लाइन Yes, जरूर sir. उठाइएगा, वरना आप एक लाइन में आंसर तो दे ही सकते हैं। मैंने सबसे पहले वही चीज दिखाई है कि आप एक लाइन में कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर दे सकते हैं, मिनिमम वाला, मैक्सिमम वाला। और ये जो एग्जांपल दिया है मैंने, इसको करेक्ट करना भाई, कोई एनसीईआरटी से ढूंढ के मेरे को डाटा बताओ सही तरीके से कि आंसर क्या है। फिर दूसरा एजियोट्रोप मिनिमम वेपर प्रेशर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, उल्टा भी होता है। ठीक है, द पॉइंट मिनिमम वेपर प्रेशर इन द कर्व मींस, जहां पर मिनिमम वेपर प्रेशर आएगा, ऑब्वियस है ये नेगेटिव डेविएशन वाला है, तो मिनिमम वेपर प्रेशर जहां आएगा ना, नेगेटिव में भी नीचे कर्व में मिनिमम जहां होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट, दिस कंपोजिशन विल मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। यहां पर मैक्सिमम कंपोजिशन, जहां पर मैक्सिमम कंपोजिशन है वो कांस्टेंट होगा। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर नेगेटिव डेविएशन में देखेंगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट है, और नेगेटिव में क्या होता है, वो नीचे की तरफ कर्व आता है। नीचे की तरफ कर्व ऐसा नहीं कि ऐसा ही आएगा, वो डी हो सकता है यहाँ पर ऐसे और फिर नीचे जाके ऐसे हो जाए, मतलब यहाँ मैक्सिमम आ गया। या फिर वो कर्व ऐसा हो सकता है कि यहाँ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर अचानक से ज्यादा होकर फिर नीचे। यानी इस कंपोजिशन पर क्या बनेगा, एजियोट्रोप बनेगा, जहां मैक्सिमम डीप आ रहा है, या फिर जहां मैक्सिमम क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ उठाव जहां मैक्सिमम आ रहा है, वहां पर एजियोट्रोप बनेगा।
समझ गए बेटा? उस कंपोजिशन पर ए और बी की ये वाली कंपोजिशन, ये ए है ये बी है, तो ए यहाँ पर घट रहा है, ए कितना रह गया, ए यहाँ इतना आ गया और बी बढ़ रहा है, तो बी की वैल्यू जो है वो कम है, अब भी ए ही ज्यादा है, ए ज्यादा है क्योंकि ए की तरफ ज्यादा है ये, और बी कम है क्योंकि बी से दूर है ये चीज बी से दूर है और ए से ए के पास है, तो ए ज्यादा बी कम, ये वाली कंपोजिशन। क्लियर है भाई सबको? यस सर। Yes. Yes. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स है दोनों के, एक एक एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, मैं सिंपल कर देता हूँ, यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिए ही नहीं, ठीक है, अगली स्लाइड कुछ हो रही है, तो इसके एग्जाम्पल्स आपको करने हैं एट एवरी कॉस्ट, अच्छे तरीके से करने हैं, याद रख लेना एग्जाम्पल्स। ठीक है, क्लियर है भाई सबको? Yes. आगे ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट, डाल्टन लॉ वर्सेस राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ और डाल्टन लॉ के बीच में क्या डिफरेंस है? तो भाई डाल्टन लॉ जो कहता है, राउल्ट लॉ आप लोगों को पता है, एक्स ए और एक्स बी इन दोनों का टोटल 1 होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेस, मोल फ्रैक्शन की बात बताता है राउल्ट लॉ। क्या कहता है राउल्ट लॉ? तो मोल फ्रैक्शन, राउल्ट लॉ क्या बोलता है, प्रेशर ऑफ ए इक्वल होता है उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर P naught of A into mole fraction of A. है ना, ये है राउल्ट लॉ, सीधी सी बात है, ये राउल्ट लॉ है। और डाल्टन लॉ क्या कहता है? डाल्टन लॉ भी वैसा ही कुछ बताता है, वो कहता है कि प्रेशर जो है वो हम बाद में बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस, बस ये वेपर फेस की बात कर रहा है, वो तो बात कर रहा है लिक्विड फेस में, लिक्विड फेस में मोल फ्रैक्शन मतलब नीचे, नीचे इस जगह पर जो मोल फ्रैक्शन है ना ए और बी का, वो तो है ये वाला, और ऊपर हवा में भी तो मोल फ्रैक्शन बन रहा है, ए और बी दोनों वोलेटाइल हैं, लिक्विड लिक्विड, हमने कहा था राउल्ट लॉ क्या होता है, लिक्विड लिक्विड, दोनों लिक्विड हवा में उड़ सकते हैं, वोलेटाइल हैं, तो दोनों हवा में भी तो हैं, वेपर्स में भी हैं, तो वेपर के अंदर अगर आप उनका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसको बोलते हैं वाई ए एंड वाई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस। तो इसके बारे में जो बताता है वाई ए वाई बी का टोटल है ना, और नीचे वाले का भी टोटल 1 होता है, ये भी पता है, मोल फ्रैक्शंस का टोटल हमेशा 1 रहता है, ये याद रख लेना। तो ऊपर वाले फेस का जो मोल फ्रैक्शन है वो बताता है डाल्टन लॉ, नीचे वाले फेस का मोल फ्रैक्शन है वो बताता है राउल्ट लॉ। मतलब हवा की बात करता है डाल्टन और राउल्ट बात करता है लिक्विड की। ठीक है, समझ में आ गया सबको? मैंने वेपर फेस और लिक्विड फेस को यहाँ पर बॉक्स किया है, और बस इतना ही दोनों में डिफरेंस है, अब इनके फॉर्मूलाज भी हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स इट। तो ये चीज जरूर याद रखना, तीसरा फॉर्मूला अब हम डाल्टन लॉ वाला पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जरा राउल्ट लॉ क्या कहता है, पी ए इक्वल, ये रहा राउल्ट लॉ, ठीक है, और ये क्या कहता है, पी ए जो है वो पी नोट ए और एक्स ए के बराबर होता है, पी बी क्या होता है, पी नोट बी और एक्स बी P के naught बराबर। P x B. ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं, फ्रॉम डाल्टन लॉ, यहां से आता है डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ क्या कहता है, देखिए पार्शियल प्रेशर जो होता है, यानी पी ए जो है, ये डाल्टन लॉ लिखता हूं मैं इसको, ठीक है, तो डाल्टन लॉ के अंदर देखिए पी ए प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वो क्या होता है, वेपर फेस में जो मोल फ्रैक्शन है वो था एक्स ए था ना, वो एक्स ए, ये वाई ए है, बस इतना फर्क है। मल्टीप्लाई में हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई में Total pressure. पी नोट करते थे ना, Partial pressure. लेकिन यहाँ पार्शियल प्रेशर पी नोट, यहाँ आएगा पी टोटल, बस ये फर्क है, ये अकेला पी जो लिख रखा है ये पी टोटल है, दैट इज पी टोटल। समझ में आ गया बेटा? Yes sir. Yes, sir. तो हम इन्होंने जैसे लिख रखा है मैं वैसे लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बस। ठीक है, पी ए इक्वल वाई ए और मल्टीप्लाई में पी, अकेला पी लिख रखा है, ठीक है, एक ही बात है ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, बस ये पी और पी नोट एक ही चीज है, और पी टोटल और पी। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा फिर, पी ए इक्वल, तो यहाँ देखिए पी ए इक्वल क्या आ जाएगा, पी वाई ए इंटू पी, ये वाला फॉर्मूला रट्टा लगा लेना अच्छे से। और हमारा जो क्या नाम है इसका, पी ए क्या होता है हमारा, राउल्ट लॉ क्या कहता है, पी नोट इंटू एक्स ए, यस बराबर है ना दोनों? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब यहाँ एक ही लाइन में दोनों फॉर्मूलाज को बराबर कर दिया इसने, एक लाइन में दोनों फॉर्मूलाज आपके सामने आ गए। अब यहाँ से हम एक फायदा उठा सकते हैं, हम किसी को भी आपस में बराबर कर सकते हैं, मैं इसको उड़ा दूं यहाँ से पी ए को, वाई ए और पी इक्वल पी ए पी नोट आ गया, तो वाई ए की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, पी ए नोट पी नोट ए एक्स ए डिवाइड बाय पी, ऐसा कर सकता हूँ, यस और नोट? Yes, sir. Yes sir. यहाँ से मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना ली, सिंपल। यानी वाई ए को ऐसे निकाल सकते हैं तो वाई बी को भी ऐसे निकाल सकते हैं, और वाई ए और वाई बी क्या होता है,
मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, लिक्विड में नहीं। वेपर हाँ, राउल्ट वाला सॉल्यूशन में बताता है, वो वेपर जो हवा में उड़ गए उनका है ये, ठीक है। इसी के ऊपर एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल भी करेंगे, एनसीईआरटी के अंदर है वो सॉल्यूशन, मैं करवाऊंगा उसका, बड़ा मजेदार, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा बस, ठीक है। मतलब अच्छे से उसको नोटबुक और पेन उठा लीजिए, जो फॉर्मूले में अभी बताता हूँ अभी अभी समझ में आ जाते हैं ना, लेकिन आप उसे नोटबुक पे लिख लेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएंगे और बहुत जल्दी याद होंगे। जो भी मैं बोलता हूँ फॉर्मूले को लिख लो अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए इसी टाइम। तो नोटबुक लेकर बैठा करो बेटा, बहुत अच्छी आदत होती है नोटबुक लेके बैठना। और लेक्चर खत्म होने के बाद बस आपको 1-1.5 घंटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, 1 से 1.5 घंटा लगाना है एक सब्जेक्ट पे बस, फिजिक्स पे भी केमिस्ट्री पे भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। और लेक्चर के नोट्स तो आप ड्यूरिंग द नोट्स बनाएंगे तो तभी याद हो जाएंगे, जैसे ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो नोट सामने रखिए, प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वो याद हो जाएगा, उसे याद कर लीजिए। और जैसे ही आप केमिस्ट्री का काम खत्म कर रहे हो 10 मिनट लगाइए आंखें मीच के, और 10 मिनट लगाइए क्या क्या किया था, कैसे कैसे किया था, और सारे को मन में रिवाइज कीजिए। फिर सोचिए कोई फॉर्मूला ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा, जो नहीं आ रहा उसको फिर से लिख कर देखिए। ये काम हर रोज करना, बस इतना ही, हर रोज एक सब्जेक्ट के लिए। और आप देखेंगे कि 1 साल बाद आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बन जाएगी, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ। याद रख लेना ये बात, 1 साल बाद, है ना, टाइम लगता है चीजों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होने में। तो वाई ए वाई भी आ गया भाई। अबव फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेशन द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, तो ये वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन बताता है, ये पीछे भी हम कर चुके हैं ना। द above formulas used for the calculation of mole fraction of B in vapor phase, mole fraction of B in vapor phase, mole fraction of A in vapor phase, ठीक है। A और B दोनों के लिए होगा, तो A का उसने लिखा ही नहीं, B के लिए एक लाइन लिख दी। ऑन एडिंग, अब देखो भाई एक्स ए और एक्स बी को ऐड कर दें तो क्या आएगा, एक्स ए और एक्स बी को ऐड कर रहे हैं, है ना, 1 आता है वाई इस वाई डी करना फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज तो 1 आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। लेकिन एक्स ए और एक्स बी को कैसे ऐड किया इसने, पी वाई ए बाई पी नोट लिख रखा है। पी वाई ए कहां से आया, ये पी वाई ए, ये रहा पी वाई ए। अब देखो इसने क्या किया है, ये वाला फॉर्मूला कहां से आया मैं वो बता रहा हूँ, कहाँ लिखे इसे, चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। P इंटू वाई ए, पी का मतलब P टोटल है, इक्वल है पी नोट ए इंटू एक्स ए, ठीक है। ये मतलब दोनों राउल्ट ला और डाल्टन ला दोनों एक साथ इकट्ठे लिख दिए। अब इसके अंदर इसने क्या निकाला, पी ए मल्टीप्लाई में वाई ए है, डिवाइड में पी नोट ए है, ये देखो ये रहा। इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं तो समझ में आ गया, यस बेटा, यस सर। ठीक है। तो इस फॉर्मूला को मैं बॉक्स कर रहा हूं, ये डेरिवेशन कर रखी बस छोटी सी, और इस बॉक्स को मैं यहां से ऐड कर रहा हूं कि ये ऐसे आया। तो मेरे पास एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी, एक्स ए सेम एज चीज एक्स बी की वैल्यू वहां से आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स ए इसके इक्वल है, ये मैं एरो कर रहा हूं इसको, और ये कहां से आया, ये इस फॉर्मूला से आया, और ये फॉर्मूला ऊपर वाले से आया, ये ऊपर वाला, इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। इसको अलग कलर से करूं, आप अपनी नोटबुक में अगर अभी नोट करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा समझ में, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से एरो कर दिया कि ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया और ये यहाँ से आया, अगर आप करके देखेंगे आसानी से हो जाएगा। अब देखो जो फॉर्मूला मेरे पास 1 आ गया, दोनों का +1 होता है। अब क्या करूं, मैं इस पूरे फॉर्मूले को उठा सकता हूँ, देखिए किसको उठाना है, ये ध्यान देना, इसको उठा रहा हूँ पूरे को, इन दोनों में से पी को कॉमन ले लूं, पी को कॉमन ले लो, ये और ये पी कॉमन आ गया, पी बाहर आ गया, दोनों के मल्टीप्लाई में आ गया पी, ठीक है। इसको इधर ले जाओ तो 1/p बन गया, ये समझ गए, दैट्स इट। तो यही इसने कर रखा है, क्लियर है भाई सबको, यस सर, ये आ क्लियर। गया 1/p इक्वल दिस वन, ठीक है, समझ में आया। क्या करके दिखाऊं दोबारा से सारा सिस्टम इनका, नहीं आ गया सर। आ गया, कर लोगे, ठीक है। तो डेरिवेशन तो कुछ ऐसे है, लेकिन अब इसके अंदर दो फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला, यहां से इसको उठाओ सीधा सीधा, ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट। इसी फॉर्मूला के दम पर अब आप वाई ए की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी को दो को इक्वल कर दो बस, और क्या करना है ना, वाई ए की वैल्यू वाई बी की वैल्यू सिमिलरली निकाल सकते हो। इसी फॉर्मूला के दम पर नीचे वाला, ये दोनों इक्वल हैं तो एक्स ए और एक्स बी का सम टोटल निकाल सकते हो, वो इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी ये वाले फॉर्मूला भी इसी फॉर्मूला के दम पर आए हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी इसी फॉर्मूला के दम पर आया, तो एक जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया, ठीक है। इसी के दम पर आप बाकी के फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ना है बस। नीचे वाला ये वाला फॉर्मूला भी मैं अब इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी आपको याद करना है, याद रखना है मतलब, ठीक है।
क्लियर है भाई? 1/p, p का मतलब p टोटल है, ya बाय p नोट ए, yb बाय p नोट b। ये दोनों फॉर्मूला फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डेरिवेशन करने लगो, मैंने पहले भी बात की थी, डेरिवेशन नहीं करेंगे पेपर के अंदर, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कि हम पेपर में डेरिवेशन करने बैठे हुए हैं और फिर हमारा टाइम ही निकल जाए, है ना? तो ऐसा नहीं करना है एट एवरी कॉस्ट, ये जरूर ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा इसी में। तो डाल्टन लॉ एंड राउल्ट लॉ, तो देखो भाई, एक तो पी की वैल्यू, पी टोटल की वैल्यू बता रखी है। पी टोटल हमने यहां पर देखो क्या किया था, पी टोटल जो था, किधर किया अभी पी टोटल, ये रहा पी टोटल। पी टोटल को यहां से भी निकाल सकते हो, वाई ए इसके नीचे चला जाएगा ऐसा कुछ, या फिर पी नोट ए पी और एक्स नोट ए। तो यहाँ ये बोल रहा है पी ए, इससे भी पी टोटल निकाल सकते हो। कैसे आया ये? सर ये कल किया था ना रॉल्ट लॉ। हाँ, राउल्ट लॉ के अंदर किया था। पी ए क्या था, पी ए इक्वल पी नोट ए और मल्टीप्लाई में एक्स ए। ठीक है, पी बी क्या था, वो पी नोट बी मल्टीप्लाई में एक्स बी, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे पी ए और पी बी, दोनों का टोटल प्रेशर आएगा। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल है, सीधा सीधा। तो ये टोटल प्रेशर निकालने का सीधा तरीका ये भी है कि टोटल प्रेशर ऐसे निकाल लो। तो ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कि ना कि निकालना पड़े हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक 1/p वाला, 1/p वाला अभी अभी हमने किया, वाई ए वाई बी डिवाइड बाई पी नोट ए पी नोट बी, है ना? वो भी प्लस में, ये भी प्लस में, ध्यान रख लेना, वो आपस में ऊपर मल्टीपल में है, तो पी नोट ए अब डिवाइड में आ जाएगा। जब सॉल्यूशन की बात आती है, ये सॉल्यूशन के लिए, दिस फॉर्मूला कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन द फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेस। लिक्विड फेस मतलब सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन के बारे में वो बात करे तो समझ लेना ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन जब वेपर फेस की बात करे, मतलब मल्टीप्लाई होगा, जब वेपर फेस की बात करेगा तो प्योर प्रेशर डिवाइड हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन से प्योर प्रेशर, प्योर जो प्रेशर है वो डिवाइड हो जाएगा वेपर फेस में। हवा में वजन कम हो जाता ना, तो डिवाइड कर देंगे, वजन कम हो जाएगा, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ठीक है, वेपर फेस, तो वेपर फेस या गैस फेस, गैस नहीं बोलेंगे खैर से, वेपर फेस ही बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। समझ में आ गया? ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, और पीछे जो मैंने पीछे मार्क किए हैं इंपॉर्टेंट, वो भी अच्छे से याद होने चाहिए। बस ये फॉर्मूलाज अगर याद हैं, ये पीछे वाले फॉर्मूलाज भी, ये अगर याद हैं, इतने में आपका काम चल जाएगा। अब देखो, कुछ बच्चे कहते हैं नोट्स बनाने सर, नोट्स बनाने हैं, सिर्फ फॉर्मूले लिखो, चीजें समझ में आ गई। पी नोट क्या है, पी टोटल क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, सीधा फॉर्मूले लिखो। वेपर फेस में होगा, ये चीज लिख लो। ये 3-4 चीजें आपके नोट्स में से आप अपनी नोटबुक में उतार लो कि ये चीज मेरे काम आएगी, और ये चीज इसका मतलब ये है। और कहाँ से बना, कैसे बना, डेरिवेशन एक बार करके देखो, उसके बाद दोबारा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। पेपर में डेरिवेशंस नहीं आती हैं, आईआईटी नीट के अंदर तो नहीं आती हैं, बाकी जगह पर बोर्ड में आ सकती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अब एग्जाम्पल है, ये वो एग्जाम्पल है जो मैं बोल रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल एंड मेथेनॉल आर, वेपर प्रेशर दे रखा है एथेनॉल और मेथेनॉल का, प्योर वेपर प्रेशर है इसका मतलब, प्योर वेपर प्रेशर एथेनॉल, ई लिखा हूं मतलब एथेनॉल, छोटा ई लिखूं बड़ा, बड़ा ही ठीक है, छोटे में और कंफ्यूज हो जाओगे। एथेनॉल है 44.5। किसी भी न्यूमेरिकल को करने का तरीका क्या होता है, गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है, वो नोट करना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, गिवन और टू प्रूव मतलब हमें चाहिए क्या और हमारे पास दिया क्या है, ये दो चीजें निकल गई, फिर दोनों के बीच की कड़ी ढूंढनी है कि क्या कैसे कैसे करें तो ये सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने ये दो चीजें अच्छे तरीके से लिख ली, याद रख लेना, मेरा मानना है ये कि अगर आपको ये पता लग गया कि निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर और गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, तो डेफिनेटली 50% क्वेश्चन तो आपको आ गया। मोस्ट ऑफ द गाइज थ्योरी करने के बाद यही चीज मिस करते हैं, जिसकी वजह से उनके न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपको अपना न्यूमेरिकल करना है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको ये दो चीजें आनी चाहिए। क्लियर है? गिवन क्या है, तो मैं वही लिख रहा हूं, आपके सामने कुछ नहीं करूंगा और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। गिवन इतना mm क्या होता है बताएगा कोई मेरे को? सर मतलब कितने प्रेशर पे मिलीमीटर। मर्क्यूरी जो कॉलम होती है उसकी हाइट मर्करी, प्रेशर दैट इज, नापते हैं। हाँ दैट इज मर्करी। तो देखो PM लिख रहा हूं मैं, तो ये मैथेनॉल के लिए लिख रहा हूँ, एथेनॉल एंड मैथेनॉल 88.7। और MM को हम एक और नाम से जानते हैं, टोर, याद है, बताया था मैंने, यस सर, टॉर। है ना? तो इसको टोर भी याद रखिएगा, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है भाई, Hg रिस्पेक्टिवली उसने खुद दिया MM Hg रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले नाम लिखा है एथेनॉल उसका पहले दिया हुआ है, जो दूसरे नंबर पर लिखा है उसका दूसरे नंबर पर ही दिया हुआ है,
ये जानते होगे आप लोग रिस्पेक्टिवली का मतलब, यस Yes, सर। sir. है ना? ठीक है, नहीं पता तो अब से ध्यान रखिएगा। एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड एट द सेम टेम्परेचर बाय मिक्सिंग। आइडियल सॉल्यूशन बन गया, मिक्स किया हमने 60 ग्राम एथेनॉल और 40 ग्राम मेथेनॉल। तो आपको जो गिवन है एथेनॉल, एथेनॉल दे रखा है 60 ग्राम, मेथेनॉल दे रखा है 40 ग्राम, ठीक है, इनका मिक्सचर है। तो भाई टोटल हमें सॉल्यूशन का मास पता लग गया, टोटल सॉल्यूशन, इसका मास कितना हो जाएगा 100 ग्राम, 100 ग्राम। है ना? वो तो उसने खुद दिया है कि ये इतना इतना है, ठीक है, तो हम 100 ग्राम हो गया। कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल इन द वेपर। वेपर फेस में ही मेथेनॉल का मोल फ्रैक्शन देना है और टोटल वेपर प्रेशर भी निकालना है। टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है? अब जरा क्वेश्चन ध्यान दो कि टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है। सर दूसरा वाला रिलेशन यूज करना पड़ेगा ना, वेपर फेज। Sir, 1 by P. सर वहाँ पे पी नॉट गिवन है, एक्स से एक्स भी निकालेंगे आ जाएगा। यस सर, मोल फ्रैक्शन तो निकालना टोटल वेपर प्रेशर उसने बोला है, तो 1 बाय पी टोटल इक्वल क्या आएगा, वाई ए डिवाइडेड बाय प्योर पी नॉट ए P not A. प्लस में वाई बी अपॉन पी नॉट बी। डिवाइड बाय पी नॉट बी। तो पी नॉट ए और पी नॉट बी पता है, वाई ए और वाई बी पता है क्या होता है, वेपर प्रेशर इन वेपर फेस। वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेस के अंदर मोल फ्रैक्शन बताना है, तो वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो आप लोग? क्या क्या दिया है कुछ ऐसा? देखो सर वो दूसरा वाला रिलेशन यूज सर करके दूसरे वाले से पी टोटल आ जाएगा ना। हाँ, पी टोटल तो निकाल लोगे आप, लेकिन मोल फ्रैक्शन, हाँ, फिर उनसे वाई भी उसके दूसरे बाद वाले रिलेशन से निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे। हाँ, वो दूसरे वाला रिलेशन से कैसे निकालोगे, जरा फॉर्मूला बताना, याद है किसी को? पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स पी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स पी। पी नॉट ए एक्स ए और प्लस पी नॉट बी एक्स बी, है ना? ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है। एक मिनट में इसको बॉक्स कर देता हूं ताकि ये उसके साथ मिक्स ना हो, ठीक है। यहां से पी टोटल, तो देखो पी एक्स ए और एक्स बी, क्या ये भी दे रखा है आपको, एक्स ए और एक्स बी, पी नोट ए और पी नोट बी दिया हुआ है, एक्स ए और एक्स बी दे रखा है, सर वो निकाल निकाल लेंगे सर, वो ग्राम्स दिए है ना, सर ग्राम मास मोलर मास से डिवाइड। मास दिया है ना। ठीक है, बताओ जरा कैसे निकलेगा फिर, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल से फिर टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे तो एक्स ए और एक्स बी आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जैसे पी टोटल आ जाएगा तो फिर हमारे पास उस तरीके से तो वाई ए और वाई बी में मतलब उस दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो दो अननोन रह जाएंगे। हम डायरेक्ट वाई की जो वैल्यू होती है पी नॉट इंटू एक्स ए बाय टोटल प्रेशर उससे निकाल सकते हैं ना वाई सुनिए, ए। कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर, तो टोटल प्रेशर आ गया, टोटल वेपर प्रेशर आ गया, उसके बाद उसने मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल इन वेपर, मेथेनॉल का वेपर फेस में उसने तो मोल फ्रैक्शन पूछा था, तो मेथेनॉल कौन सा हमारा पी नोट एम है, ठीक है, तो उसका यानी कि वाई नोट बी निकालना है अकेला, ए हमारे पास है ही नहीं, कैसे निकालेंगे सोचो। सर 1 माइनस वाई भी लिख देंगे ना ए वाले को। टोटल प्रेशर पता है वेपर फॉर्म में, तो 1 माइनस वाई ए आ जाएगा और फिर बी वाई बी हम निकाल ही नहीं रहे, उसकी जगह पर दूसरे को पुट करके और ऐसा निकल जाएगा। यस राइट, समझ में आया किसी को, कितनों को समझ में आया? यस सर। यस सर आ गया। आ गया, ठीक है, कर सकते हो आसानी से। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, फिर फटाफट करना। चलिए हमारे पास पीछे वाली इक्वेशन में पी टोटल निकालें सबसे पहले, तो पी टोटल कैसे निकलेगा, वो एक्सपी निकालना पड़ेगा। पी नोट ए यानी कि हम एथेनॉल का लगाएं, पी नोट ए है ना, एथेनॉल, और मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, ठीक है, यही आएगा, प्लस पी नोट एम और मोल फ्रैक्शन ऑफ एम। क्लियर है भाई, ये बात सबको समझ में आई होगी? यस सर। ठीक है, तो अब जरा देखो पी नोट ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी नोट ई 44.5, ये 44.5,
और एक्स ई कितना दे रखा है, नहीं दिया हुआ, लेकिन इसमें नंबर ऑफ मोल कैसे निकालें, गिवन मास है, एथेनॉल का मोलर मास निकालो जरा, कितना होता है एथेनॉल का मोलर मास, 46। C2H5OH 46 आएगा, 12 दूना 24 और 5 29, 30, 30 और 40 46, यस 46 ग्राम पर मोल, ठीक है। और दूसरा मेथेनॉल CH3OH, इसका 32 आएगा, Yes, sir, 32 32. ग्राम पर मोल, ठीक है। 12 3 15 16 और 16 32, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो टोटल कैसे करेंगे, एक्स ई कैसे निकालेंगे, एथेनॉल का मोलर मास, एथेनॉल का 46 डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास, तो टोटल मोलर मास से इसको डिवाइड कर देंगे तो दोनों से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 46 प्लस 32, ठीक है, प्लस में आएगा। अब मेथेनॉल का क्या दे रखा था वेपर प्रेशर 88.7, तो ये आएगा 88.7 मल्टीप्लाई में 32 आएगा मोलर मास इसका, और टोटल वही आएगा 46/32। क्लियर है भाई, पी टोटल आ गया, निकल गया यहाँ से पी टोटल। इसकी वैल्यू आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं, वरना मैं कुछ भी इसकी वैल्यू मान लूंगा। उसके बाद में हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना है, और इसके अंदर पी टोटल पता है, वाई ए और वाई बी को हम थोड़ा स्वाइप करके लिखेंगे बस, 1 डिवाइडेड बाय, अब मान लो पी टोटल को, इस सब पूरी प्लस टर्म 32 को, क्यों किया आपने, क्या बेटा, प्लस 32 क्यों किया आपने नीचे, अच्छा ठीक है, प्लस 30, कुछ समझ गड़बड़ में है आ क्या, गया सबको। आ गया आ ओके, गया, ठीक है। वो टोटल है बेटा, टोटल मोल फ्रैक्शन में टोटल चलता है ना दोनों का। अब देखिए इसको, इस टोटल को सपोज दिस इज क्या लिखें, ABCDEFGHI जी मान लेते हैं इसे, जी, ठीक है जी। तो मैं यहां लिख दूं पी टोटल को जी लिख देता हूं मैं, कि मुझे जी नोन हो गया, ठीक है। तो जी नोन हो गया, तो अब क्या करना है, वाई ए डिवाइड में क्या आएगा, फॉर्मूला बोलो भाई, YA upon P naught A plus P0 YB upon P naught B. पी नोट ए पी नोट बी, तो यहाँ 1/G इक्वल आ गया। अब मुझे क्योंकि G पता है, तो G में से वाई ए की जगह, मुझे तो वाई भी निकालना है ना, वाई ए और बी की जगह मैं वो लिखता हूँ एथेनॉल और मैथेनॉल, है ना, वो बेटर रहेगा। इसको हम एथेनॉल और मैथेनॉल की फॉर्म में ही निकालेंगे। तो देखिए जरा, ये आ गया एथेनॉल, ये आ गया मैथेनॉल, एथेनॉल मैथेनॉल। तो यहां पर वाई ई की जगह पर मैं क्या लिख दूं, जी माइनस वाई बी लिख सकता हूं, Yes, sir. यस। और नीचे आ गया पी नोट ई, तो पी नोट ई को सेम टू सेम लिख देते हैं, प्लस में वाई बी, नहीं वाई एम लिखना था, उसे गड़बड़ कर दिया, वाई एम है ना, उसको वाई एम लिख सकते हैं। तो ये वाई एम आ गया, यहां पर भी वाई एम है, डिवाइड में आ गया पी नोट एम। तो देखो भाई पी नोट ई पी नोट एम दे रखा है आपको, वाई एम निकालना है, तो वाई एम सिर्फ 2 अननोन वैल्यू बची है, आगे मैं सॉल्व नहीं करने वाला इसे, वाई एम इन इसको निकालना है। जी आपको नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये सारे नोन है, ऑलरेडी नोन है, क्लियर है, Yes, sir. सॉल्व हो जाएगा। ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, सिर्फ ये वैल्यू है जो आपको फाइंड करनी है, और ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो भाई एक्स वाई जेड और क्रुक आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, दैट्स इट। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है ना, सर ये थोड़ा G minus YM क्यों लिखा है, एक बार ये बता दो। देखो, टोटल प्रेशर हमें पता है, पी टोटल कितना, पी टोटल में से अगर माइनस कर देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ, ये वेपर प्रेशर होता है पी टोटल, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल को, सॉरी मैथेनॉल को, मैथेनॉल का वेपर प्रेशर आपने माइनस कर दिया पी टोटल में से, और टोटल प्रेशर था क्या, एथेनॉल और मैथेनॉल का सम था, है ना। यस सर। तो मैथेनॉल का माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, एथेनॉल का। अगर एथेनॉल वाला एथेनॉल। माइनस कर दोगे, एथेनॉल वाला माइनस कर दोगे तो मैथेनॉल का बचेगा। मैंने यहाँ क्या किया, मैथेनॉल का माइनस कर दिया, तो मेरे पास एथेनॉल का आ गया, तो एथेनॉल की वैल्यू यही है ना, तो इसकी जगह पर मैंने ये दोनों भर दिए, भर सकता हूं, यस सर। क्लियर हो गया, दैट्स इट। ठीक है भाई, किसी और को डाउट है कुछ, अब ये ना खुद घर पे अच्छे से करके जरूर देखना बेटा, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, फिर से स्वाइप हो जाएगा, और यही प्रॉब्लम होती है कि जब वो स्वाइप होते हैं। यहाँ इन्होंने आंसर भी दे रखा, भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3 टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है, और आंसर निकालेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन वेपर फेज, तो वेपर फेज के अंदर मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ मैथेनॉल डिवाइड बाय टोटल प्रेशर,
ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। याद है टोटल प्रेशर क्या, टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो पार्शियल आ जाता है, ये पार्शियल प्रेशर होता है, ये भी तो ना, ये बने टोटल मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई पी नोट डिवाइड करेंगे ना तब पी नोट ए पी टू एक्स ए। हाँ हाँ करेंगे, लेकिन मैंने फॉर्मूले को ऐसे लिख दिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, सिंपल। ठीक है, चलिए तो आंसर आपके सामने है, ये मेथड भी है, इससे कीजिए उससे कीजिए, दोनों आपका सीधा आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्योंकि दूसरे वाला लेक्चर करवा रहा हूँ, वो कल थोड़ा बहुत बड़ा लेक्चर था ये। ठीक है, तो अभी होमवर्क आ रहा है, तो हम इस होमवर्क को अभी यहीं पर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस, या फिर अगर आप कोई और क्वेरी लेना चाहते हो तो कोई और क्वेरी ले सकते हैं, होमवर्क आप घर से कर सकते हो, चॉइस योर आपकी है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, हाँ भाई ये करें, शुरू करें। यस सर। एक बार खुद ट्राई कर लेंगे, घर पे सॉल्व करना पड़ेगा। खुद ट्राई करोगे, चलो ठीक है। डिग्री ऑफ, चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, थोड़ा अंदाजा दे दूंगा आपको। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 300 डिग्री। देखो टेम्परेचर हमेशा फिक्स होता है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ए का गिवन चीजें लिख देता हूँ, थोड़ा आपको इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है प्योर लिक्विड है ए, ठीक है, तो पी नोट ए, सिंपल पी नोट ए 120 टोर दे रखा है, टोर कह लो एमएम कह लो, एक ही बात है। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इन सॉल्यूशन विद लिक्विड बी इज, ठीक है, बी के साथ में, तो यानी कि पी, यहां मैं लिख सकता हूं पी ए की वैल्यू दे रखी है 72 टोर, ये समझ में आया? पी यस नोट सर। मतलब प्योर ए का दे Yes, रखा है, और sir. फिर कह रहा है वो सॉल्यूशन में है, तो पी ए बनेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन में बी के साथ। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन बताना आपको, यानी कि एक्स ए आपको फाइंड करना है, वही वाले फॉर्मूला लगेंगे, अब आपको समझ में PA सीधा by है। P naught A. इफ द मिक्सचर ओबे राउल्डा, राउल्डा को ओबे कर रहा है, तो सिंपल और साफ। ठीक है, तो हमें ये तो बहुत आसान है, पी सर 0.6 0.6 आ रहा ए है सर डी इक्वल पार्ट। पी नोट इंटू एक्स ए, है ना, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पी नोट इंटू एक्स ए की वैल्यू निकालनी है, पी ए बाय पी नोट को डिवाइड कर दो, बस सीधा फॉर्मूला आ जाएगा। सर ये तो सिंपल था। 0.6 आएगा। हाँ यस सर। ठीक है, जो भी आएगा, पहला ए आंसर है। ठीक है, सर तो फॉर्मूला नहीं भी यहाँ सर पे लिख डी दूं डी। मैं, 0.6, अच्छा 0.6 यहाँ है, ठीक है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा भाई सबको, तो हम इसको, इसका फॉर्मूला मैं फिर भी यहाँ सामने लिख देता हूँ, पी ए इक्वल पी नोट ए इंटू क्या बेटा? सर आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही थी अभी। मे बी इंटरनेट कई बार स्लो हो जाता है बेटा, आई नो दिस। ठीक है, मैंने कल इंटरनेट बदलवाने के लिए बोल दिया, आज वो लोग वायर तो लगा के, लेकिन वो डब्बा रख के नहीं गए उसका, इंटरनेट वाला। ठीक है, देखता हूँ कल जो इंटरनेट लगेगा वो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कई दिन से। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, if the degree of dissociation of CaNO3 twice in dilute aqueous solution containing 7 gram of salt per 100 gram of water at 100 degree Celsius is 70%, बहुत मजेदार चीज है। if the vapor pressure, डिग्री दे रखी है, if the vapor pressure 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 760 mm है मरकरी का, ठीक है, और द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है। तो देखो भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखी है, क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अल्फा, अल्फा के बारे में पढ़ा है कभी किसी ने? यस सर इक्विलिब्रियम में। Yes, sir. तो ये वही है, तो CaCaNO3 ट्वाइस, ठीक है, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, पानी के अंदर है ये, और इसका अल्फा दे रखा है, हमें इसका अल्फा पता है कितना है, 70%। अल्फा 70% नहीं होता, मैंने बोला था कि अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो अल्फा आ जाता है, याद है, हमने पढ़ा था ये। Yes, यानी यस कि sir. 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये अल्फा आएगा, एक्चुअल में ये अल्फा आएगा 0.7। 0.7 0.7 ठीक है, यानी कि अगर परसेंटेज दिया है तो 100 से डिवाइड कर दो, अगर अल्फा दिया है और आपको परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 0.7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 70% आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा उसने दे रखा है, सीधी और साफ चीज, 100 डिग्री सेल्सियस पर, और क्या बोल रहा है, इन द डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। देखो अगर एक्वस लिखा है, हाइड्रा लिखा है, हाइड्रा मतलब वाटर, एक्वस मतलब वाटर, और अगर नहीं दिया सोलवेंट, दिया ही नहीं है,
तो भी वाटर। समझ में आ गया? ये याद रखना ये बात। एक्वस दिया है, हाइड्रा दिया है तो समझ लो वाटर है, और अगर दिया ही नहीं है तो भी वाटर है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। 7 ग्राम ऑफ साल्ट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस इज कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ साल्ट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो 7 ग्राम साल्ट है भाई, तो हमारे पास देखो मतलब क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है सॉल्यूशन की, क्या दे रखी है वो, 7 ग्राम पर 100 ग्राम, यानी कि ग्राम बाय ग्राम दे रखा है ना, मास बाय मास या वेट बाय वेट कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, और वो 70% दिया था। ठीक है, ये आ गया, ये कंसंट्रेशन भी आपके पास में आ गई, 7 ग्राम पर 100 ग्राम, यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर 7 ग्राम CaNO3 ट्वाइस मिला हुआ है। यहां से मोल कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, यहां से नंबर ऑफ मोल निकलेंगे। तो 7 ग्राम क्या है, CaNO3 ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो 7 ग्राम है, और सॉल्यूशन टोटल 100 ग्राम है, तो वाटर कितना है, 93 ग्राम वाटर है। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। Yes, sir. है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी इसने ये कंसंट्रेशन जो टर्म दी है ना, इसको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी मेरे पास अंजलि ने एक क्वेश्चन भेजा था ना, उसको पढ़ने में पहले और लास्ट वाले को जोड़ने में प्रॉब्लम आई, मैं उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जब इसे स्लो स्लो पढ़ते हैं तो, और धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करते हैं, जब आपके 50 60 100 के आसपास क्वेश्चंस हो जाएंगे, 100+ क्वेश्चंस, तब आपको पढ़ना बहुत आसान लगेगा, फिर आप फटाफट भी इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन था, डाइल्यूट था मतलब पानी है, 7 ग्राम है पर 100 ग्राम, ठीक है, साल्ट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर लिखा है भाई, ठीक है, यहाँ वाटर है, सॉल्यूशन नहीं है भाई, सॉरी, ये भी ध्यान देना होता है, ये वाटर है और ये है साल्ट, ठीक है ना, ये याद रख लेना, सॉल्यूशन नहीं है ये। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस इज 760 mmHg, ऑब्वियस है वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का इतना ही होगा, क्यों होगा इतना, ये कोई बता सकता है? 760 mm, कोई बता सर सकता है क्योंकि भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mm, और हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, जब कोई चीज का वेपर प्रेशर पहुंच जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यानी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वाटर का भी वेपर प्रेशर 760 mm होगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के आएगा तभी तो 760 mm आएगा। तो ये भाई 100 डिग्री सेल्सियस तो इन डिफॉल्ट आ गया उसमें कि 100 पर ही होगा वो, ये हम जानते ही हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको बताना है, वाटर का वेपर प्रेशर पता है, सॉल्यूशन का बताना है, 7 ग्राम सॉल्यूशन डिसोल्ड है, अल्फा पता है कि ये कितना % डिग्री डिसोशिएट होता है। हाँ भाई, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सोचो जरा, और क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, बता सकता है कोई? कोई गैस लगाओ। सर हम पहले CaNO3 का निकालेंगे कितना ग्राम उसके एंड, फिर उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, फिर सोल्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, उसे प्लस कर देंगे, फिर उससे XA आ जाएगा, ठीक है, एंड PA इज इक्वल टू P0A into XA। मोल फ्रैक्शन आ गया P0A इंटू XA, ठीक है, P0A दे रखा है हमें, वाटर का, X फ्रैक्शन का आ गया, तो PA की वैल्यू, वो तो PA की वैल्यू आएगी, यानी वाटर की, वाटर का वेपर प्रेशर आ गया। क्या इसने क्या पूछा था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो क्या वाटर का वेपर प्रेशर ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा? बताइए, राइट है सब जो आपने बताया हरलिन बेटा, एवरीथिंग इज राइट। हाँ, सर उसमें ऐड भी तो करना पड़ेगा, क्या सॉल्ट का वेपर प्रेशर भी तो ऐड करेंगे। वेपर प्रेशर ऐड करना पड़ेगा? सुनिए जो बताया, वाटर का लूं, वाटर का अगर मुझे वेपर प्रेशर निकालना, तो पी वाटर, प्योर वाटर वेपर प्रेशर 760 ml, ठीक है, क्लियर सबको, मल्टीप्लाई में x ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकले, ग्राम वाटर के दे रहे हैं आपको, ठीक है, ग्राम से क्या निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल होते हैं, ठीक है, तो यानी कि वाटर के नंबर ऑफ 100/18 मोल आ जाएगा वो तो। है ना, 100/18 आ जाएगा, और नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या निकालेंगे साथ में, सर P0 A कैसे बी कैसे निकालेंगे वो नहीं समझ में आ रहा बस।
जो सॉल्ट है पी नोट उसका बी को निकालना ही नहीं है। सर मे बी क्या क्योंकि ये वो सॉलिड है। सुनिए हाँ, वो वोलेटाइल है ही नहीं, वो हवा में उड़ेगा ही नहीं। तो यानी इसने जो पूछा है ना, देखो इसने क्या पूछा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एक्चुअल में वो पूछ रहा है सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो पानी का ही वेपर प्रेशर होगा, लेकिन पानी का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि इसमें नमक घुला हुआ है, वो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा है। ये वाला थोड़ा सा आपका वो कॉन्सेप्ट करवाया नहीं है हमने। ठीक है, ये देखो ये साल्ट ऐसे घुला हुआ है। ठीक है, और नीचे जो है वाटर है। तो वाटर जब साल्ट के साथ घुला हुआ है तो यहाँ पर पानी है। ठीक है, मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि ये रेड वाला समझो पानी है। तो पानी को, क्योंकि साल्ट इसके पास, पानी के अंदर साल्ट भी घुला हुआ है, तो साल्ट क्या करेगा, पानी को उड़ने नहीं देगा, उसका स्पेस कम कर देगा। अगर प्योर वाटर होता सिर्फ, तो देखो हर जगह पानी था, पानी आसानी से हवा में उड़ सकता है। लेकिन जब मैंने साल्ट डाल दिया इसके अंदर, तो साल्ट ने कुछ जगह ऑक्यूपाई कर ली, अब एरिया ऑफ वेपोराइजेशन कम हो गया, जिसकी वजह से साल्ट जो है हवा में उड़ नहीं पाएगा। तो वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, लेकिन कैसे होगा ये मतलब क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए, अब जरा इसको ध्यान से, ये चीज तो आपको समझ में आई होगी। अब मैं बताता हूँ कि ये निकलेगा कैसे। ठीक है, तो देखो X2 कैसे निकालेंगे, X2 H2O, वाटर का मोल फ्रैक्शन तो निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, बट यहाँ ना एक प्रॉब्लम है, इसने बोला 0.7, अल्फा की वैल्यू सिर्फ 0.7 है। 0.7 का मतलब 70% है। तो जितना साल्ट है, 7 ग्राम साल्ट है, 7 ग्राम में से सिर्फ 70% ही क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ। डिसोशिएट हो जाता है। बाकी का साल्ट डिसोशिएट नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब 7 ग्राम में से कितने नंबर ऑफ मोल साल्ट जो है डिसोशिएट हो गया, और वो डबल बन गया, याद रखना वो डबल बन गया। CaNO3 इसका ट्वाइस है, तो ये कितने पार्ट्स में बटेगा, डबल से भी ट्रिपल आ जाएगा ये। N की वैल्यू यहाँ पर, एक तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, एक बनेगा NO3 1 नेगेटिव, और एक और NO3 1 नेगेटिव बनेगा, मतलब एक के 3 बन गए। 70% हिस्से के तो एक के 3 बन गए, और बाकी का जो 30% हिस्सा है उसका एक का एक ही रहा। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन जो है वो आपको ऐसे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। समझ में आया? तो 70% हिस्सा जो है वो डिसोशिएट होता है, तो 70% नंबर ऑफ मोल्स ही हमें अफेक्ट करने वाले हैं, बाकी नहीं करेंगे। 70%, तो इसके नंबर ऑफ मोल 70% वाले के लोगे, और वो नंबर ऑफ मोल जो है वो 3 गुना हो जाएंगे। ये निकालना आपको। तो देखिए वो कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से करवा रहा हूँ इसका थोड़ा सा ना, ये वो पार्ट है। अब देखो क्वेश्चंस कुछ और आ गए, हमने थ्योरी कुछ और पढ़ी है। ये वजह होती है कि क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। जनरली मैं बोलता हूं कि जो चीज हम लेसन्स में करवाएंगे वही चीज आप क्वेश्चंस के अंदर डालिए। लेकिन ये अल्फा डाल दिया, अल्फा के लिए कुछ अलग फॉर्मूला भी होते हैं, सी अल्फा डिवाइड बाय सी अल्फा स्क्वायर, ऐसा कुछ आता है। ठीक है, उससे हम इसको अलग तरीके से करते हैं, लेकिन मैं आपको इसको नॉर्मलाइज करके बता रहा हूँ। ठीक है, उस तरीके में मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, और अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप एक बार इसको छोड़ सकते हो, हम उसको फिर फॉर्मूले से ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर वो फॉर्मूला आपको डिराइव करवाऊंगा, फिर समझाऊंगा, और उसके बाद में आपको ये वाला क्वेश्चन फिर से करवा दूंगा उस फॉर्मूले से। लेकिन अभी के लिए क्या, 70% हिस्सा, 7 ग्राम का 70% हिस्सा निकालना आपको। टोटल 7 ग्राम है, मल्टीप्लाई में 70/100। ठीक है, 7 7 जा 49 होता है, 4.9 आ गया। यानी कि 7 ग्राम में से माइनस कर दीजिए 4.9, कितना बनेगा, 5 6 7 2.1। तो 2.1 ग्राम जो है वो कितना हो गया, एक मोलिक्यूल 3 हिस्सों में टूट गया। 2.1 ग्राम में जितने मोल होते हैं, जितने भी मोल होते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 2.1 सर ग्राम मोल। 4.9 देखेंगे ना, क्योंकि 70% डिसोसिएट हुआ है तो। अरे हाँ, उल्टा कर रहा हूँ मैंने, 7 में से माइनस कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, यू आर राइट। हाँ 4.9, वो 2.1 तो बचा ही नहीं ना। ठीक है, 4.9 जो है इस ग्राम के अंदर, इसका मोलर, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो 4.9 गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। 40 होता है कैल्शियम का, एंड नाइट्रोजन का कितना होता है, 14। ऑक्सीजन 14। का 16 25 16 या 48, और ये 2 बार है ऐसा। ठीक है, 48 और ये कितना हो जाएगा, 14 8 4 12 52, और 10 62 को 2 बार जोड़ेंगे तो 62 सर 120 16। 124। ठीक है, और इसको मल्टी प्लस में करेंगे इसके साथ कैल्शियम 164। 40। ठीक है, 164। 164 इसका मोलर मास आएगा। यानी कि हमारे पास एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ,
ठीक है, नंबर ऑफ मोल आएंगे 4.9 डिवाइड बाय 164। इतने मोल्स एक्चुअल में होंगे जो इसके आने वाले हैं, इतने मोल्स। ठीक है, किसके? CaNO3 ट्वाइस के। तो वाटर के मोल कितने निकलेंगे? 100। देखिए वाटर के मोल है 100 डिवाइड बाय 18 और प्लस में 4.9 डिवाइडेड बाय 164 और ऊपर आ जाएगा कितना? क्या था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर? 100 100 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, ये आएगा इसका मोल फ्रैक्शन एक्स वाटर, एक्स ऑफ वाटर। पी नोट वाटर उसने दे रखा है, पी ऑफ वाटर डायरेक्ट निकल आएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। कुछ ऐसे इसमें करके होगा। तुम दोबारा बता दो शॉर्ट। दोबारा, ठीक है दोबारा बता दो। देखो क्या था, उसने दिया सबसे पहले तो उसने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है 7 ग्राम पर 100 ग्राम, तो इसके ग्राम दे रखे हैं दोनों के साल्ट और ये, बट वो कहता है कि अल्फा दे रखा उसने, यहाँ गड़बड़ कर दी। अल्फा है 70%, 70% का मतलब 7 ग्राम में से 70% टूट जाता है साल्ट, बाकी का टूटता ही नहीं है। जो नहीं टूटेगा वो हमारे काम नहीं आएगा, क्योंकि वो सरफेस के अंदर घुल ही नहीं रहा है। सिंपली आप ही कह सकते हैं वो घुलता नहीं है, वो नीचे बैठा रहता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो जो नहीं टूटा वो यूं का यूं सॉल्यूशन के अंदर नीचे बैठ जाता है, वो नीचे वाला घुलेगा तो ऊपर वाला वापस जुड़ के नीचे आ जाएगा। ऐसा इनका आपस में इक्विलिब्रियम चलता रहेगा। ठीक है, इस अल्फा का मतलब ये है। ये बात क्लियर हो गई? अल्फा का मतलब समझ में आया? यस मतलब 10 मॉलिक्यूल में से 70% का मतलब 10 मॉलिक्यूल में से 7 मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाते हैं और वही टूटे हुए मॉलिक्यूल ही पानी में घुलेंगे, बाकी के 3 मॉलिक्यूल नहीं घुलेंगे। तो जब 3 क्या बिल्कुल नहीं घुलेंगे, वो जब 3 घुल रहे हैं, मान लो उधर से 3 घुले, इधर से जो 7 मॉलिक्यूल थे उसमें से 3 वापस जुड़ जाएंगे और वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब एक मॉलिक्यूल, अब ये तो समझ में आ गया होगा 70% का मतलब, अब एक मॉलिक्यूल से 3 आयन बन रहे हैं, जो 70% टूटे उससे Ca2 पॉजिटिव प्लस NO3 1 नेगेटिव प्लस NO3 1 नेगेटिव, ये 3 आयन बन गए एक मॉलिक्यूल से। एक मॉलिक्यूल से 3 बन रहे हैं, तो यानी कि हमें इसके मोल भी ट्रिपल हो गए। यानी जो 70% मैं निकालूंगा, अब देखो मैंने क्या किया, 70% निकाला, वो निकला 4.9, ये निकला मेरा 4.9 ग्राम। इसको इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। ठीक है, ये भी मैंने गड़बड़ कर दी, इसके नंबर ऑफ मोल इतने ग्राम पर मोल होता है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, 3 से तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं हमने इसको, यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये समझ में आया बेटा? ये एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल हैं कैल्शियम नाइट्रेट के, जो पानी में घुलने के बाद ट्रिपल हो गए। ठीक है, 10 में से 3 मॉलिक्यूल, पहली बात 10 में से 7 मॉलिक्यूल क्या है, 70% का मतलब है 100 में से 70 लगा लो, 10 में से 7 लगा लो, 10 में से 7 मॉलिक्यूल ही ब्रेक डाउन होते हैं और एक मॉलिक्यूल के 3 बन जाते हैं। तो 10 में से 7 मतलब मैंने 7 ग्राम में से कितने ग्राम होगा वो निकाल लिया, 4.9 ग्राम होगा। अब 4.9 ग्राम का मोलर मास से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल आ गए, उस नंबर ऑफ मोल को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ मोल आ गए, जो 70% डिसोल्व हुआ था उसके ट्रिपल मोल बन गए। क्लियर है? ये बात समझ में आई? यस अब जो ट्रिपल मोल बने, अब आपको क्या करना है, वाटर के मोल आपको पता है 100 ग्राम बाय 18, 100 ग्राम बाय 18 है ना, और ये ट्रिपल मोल्स जितने भी बने थे इसके, इन दोनों का टोटल सम होगा। ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन एक्स वाटर। फॉर्मूला वही लगेगा, पी प्रेशर ऑफ वाटर क्या आएगा, पी नोट वाटर ये आ गया 100 डिग्री पर 760, इसने दे रखा है। ठीक है, और एक्स मोल ऑफ, ये एक्स मोल हमने यहाँ से निकाल लिए अल्फा का यूज करके। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो पी ऑफ वाटर आएगा। अब आपको पी ऑफ वाटर क्यों आएगा, उसने तो सोल्यूशन का पूछा है। सोल्यूशन में ना अब सिर्फ पानी ही हवा में उड़ सकता है, क्योंकि साल्ट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, जो हवा में नहीं उड़ता, वो तो सोल्यूशन में रहेगा, बट उसकी वजह से हमारा पी नोट जो है वो खतरे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से निकलेगा। क्लियर है ये बात? यस यस सर। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन समझ लो थोड़ा लीक से हट गया था, इसको अल्फा के फॉर्मूले से भी मैं करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को ना अल्फा समझाना पड़ेगा, अल्फा क्या होता है। ठीक है, और ये पार्ट आता है लेसन का सबसे लास्ट वाला पार्ट है, सबसे लास्ट में अल्फा की वैल्यू करवाई जाती है और अल्फा को समझाया जाता है जब हम एबनॉर्मल मोलर मासेस को करते हैं। उसमें आई फैक्टर आता है, वॉन हो फैक्टर एबनॉर्मल मोलर मासेस में, और उसके अंदर अल्फा समझाऊंगा, फिर अल्फा वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, तब आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो वो 2-3 क्वेश्चन अल्फा के सोल्ड भी हैं, एनसीईआरटी के अंदर सॉल्यूशंस भी हैं अल्फा वाले क्वेश्चंस के, बहुत मजेदार हैं, और वही सबसे मुश्किल है इस लेसन का। उसके अलावा सारे के सारे लेसन्स जो हैं ये आसान है। ठीक है, समझ में आ गया भाई ये सबको? ठीक है, यस सर। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर फिर भी अगर आपको इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, इसका आंसर वांसर अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, क्योंकि मैंने इसको बहुत रफ मेथड से किया है, जो
अंदर घुस के होता है ना, तो इट मे बी इसका आंसर शायद एग्जैक्ट ना आए। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर हम इसको अल्फा वाले मेथड से ही करेंगे, क्योंकि मैं अभी उसको डिस्क्राइब नहीं करना चाह रहा। ठीक है, आगे देखिए बेटा, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट 20 टोर वेयर एज दैट ऑफ इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन इज 70 टोर। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन 70 है, वेपर प्रेशर सोलवेंट का 20 है, और अगर सॉल्यूशन है तो 17 है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलवेंट इज, मोल फ्रैक्शन निकालनी, ये तो मेरे को लग रहा है आसान होना चाहिए, है ना? 0.85 0.85 कैसे निकाला? सर वो 17 टॉर है ना, वो हमारा सॉल्यूशन में वो हो जाएगा प्रेशर। पी नोट और सोलवेंट का दे रखा है यहाँ पर, सोलवेंट का यानी कि प्योर सोलवेंट का ही दे रखा है 20 टोर। 20 ठीक है, टॉर। और क्या सॉल्यूशन का डाइल्यूट सॉल्यूशन इज 17 टोर। 17 टोर है डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब इसके अंदर कुछ मिला दिया इसने, है ना? तो सॉल्यूशन का प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का प्रेशर है 17 टोर। मोल फ्रैक्शन बताना है सोलवेंट का, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा भाई? एक्स ऑफ So P of सोलवेंट, solution divided by P naught of solvent. P नॉट ऑफ सॉल्वेंट। टोटल सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नोट, दैट्स इट, यस है ना? यस सर। बस सीधा निकाल लो, पी नोट से डिवाइड कर दो, 20 को 17 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 2 से 16.5, 8.5, है ना? 0.85 0.85। 0.85 आएगा। ठीक है, 8.5 10 से डिवाइड करेंगे उसको, हाँ यही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजीन 80 डिग्री सेल्सियस लोवर्ड बाय 10 mm whereas 2 gram of non volatile substance is dissolved in 78 gram of benzene, the vapor pressure of the pure benzene 80 डिग्री पर 750 दे रखा है, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है, तो यहाँ पर हम पी नोट बेंजीन लिखेंगे 750 mm। 750 mm 1 बार के बराबर होता है, याद रख लेना, ये इक्वल होता है 1 बार। जनरल नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ, बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का मोलर मास बताना है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, मोलर मास नहीं भाई, ये फिर से अलग क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, रहने दो इसको, ये वही एब नॉर्मल मोलर मासेस के बेस पर मोलर मास निकालते होते हैं, और इसके अंदर इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग इन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कुछ इस तरह की टर्म्स आएंगी जो कि आपके होमवर्क का हिस्सा नहीं है, तो आई विल नॉट अलाउ यू कि आप ये क्वेश्चंस करें, छोड़ दो इनको। ठीक है, आपको क्या करना है, जो पहले वाले क्वेश्चंस हैं वही कीजिए, ये सारे अलग आ रहे हैं और ये लीग से हटकर हैं, आगे वाले कॉन्सेप्ट्स के बेस पे हैं। ठीक है, तो इनको मत कीजिए, कोई बात नहीं है। कुछ और है तो वो बता सकते हैं, अभी मैं फिर लेक्चर की रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, फिर आपके डाउट्स लेते हैं, किसी को कोई डाउट है तो। सर हाँ बेटा बोलो।